Assalamu alaikum dear students. Today we'll be discussing one more paper of your AITS phase second जिसमें हम टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा सिलेबस जो था बेटा वो ये चैप्टर से इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री विच इज क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ योर टेस्ट पेपर. देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ बेटा. Kp फॉर द रिएक्शन, हमें एक इक्विलिब्रियम दिया है और इस इक्विलिब्रियम का हमें Kp वैल्यू दिया हुआ है. Kp वैल्यू जो दिया वो दिया 16 के बराबर. उसके बाद क्या लिखा है, एट ए गिवन टेम्परेचर व्हिच मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओरिजिनली इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड CO2 आर प्लेस्ड इन द फ्लास्क. CO2 और H2 की जो मोल्स है वो पहले इक्वल थे. लेट्स अज्यूम दिस इज 1 मोल और इसको भी मान लेते हैं 1 मोल. एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 1.208 atm. जो H2 का पार्शियल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम, इसका पार्शियल प्रेशर जो है दैट्स इक्वल टू 1.208 atm के बराबर है वो. उसके बाद क्या लिखा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. मैंने आपको क्लास के समय में बताया था, जब आपका टेस्ट था बेटा उस टाइम पे बताया था कि CO2 नहीं, इट इज वुड बी CO. तो उसका आपको क्या निकालना है बेटा, व्हाट वुड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और H2O का पार्शियल प्रेशर हमें चाहिए. अब जरा बेटा आप क्वेश्चन को देखिए अच्छे से. जो हमारे रिएक्शन दी, इस रिएक्शन का अगर हम Kp लिखेंगे तो Kp कैसे लिखेंगे, Kp इस रिएक्शन का होगा बराबर दैट वुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू करेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और डिवाइड क्या कर लेंगे हम बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मल्टीप्लाई करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. अब Kp का वैल्यू हमें क्वेश्चन में वहीं से दिया 16 के बराबर है, तो 16 लिख दिया. इट्स इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO भी पता ही नहीं है और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी हमें पता नहीं है, जो कि हमें पूछा गया क्वेश्चन में. डिवाइड क्या कर लेंगे हम बेटा, डिवाइड कर लेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दे दो बेटा, H2 का जो पार्शियल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम वो है 1.2 atm. अगर इसका मोल भी 1 है, इसका मोल भी 1 है, इक्वल मोल्स है इनके, इनका कोएफिशिएंट भी 1 के बराबर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो अगर H2 का पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 1.2 atm, तो CO2 का भी पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, 1.2 atm. सो आई विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी 1.2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी 1.2. इक्वेशन ऐसे बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वो किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू 16 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये बनेगा. अब आप इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, सिंस इनके कोएफिशिएंट्स बराबर है, इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, व्हिच मींस देयर पार्शियल प्रेशर्स मस्ट बी सेम. इनके पार्शियल प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम. तो जो पार्शियल प्रेशर किसका होगा, जो CO का होगा वही वाटर का भी होगा. सो आई विल राइट कि इन दोनों के वैल्यूज जो होंगे वो बराबर होंगे. तो मैं इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू लूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO. लेट्स अज्यूम CO स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO वो आएगा बराबर 16 इंटू 1.2 इंटू 1.2. हमने ऐसा क्यों किया सर, इनके कोएफिशिएंट्स बराबर है, इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा उसका इसका भी उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर को स्क्वायर कर लेते हैं. तो मैं लूंगा स्क्वायर. सो आई विल राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर यहां जाकर रूट बनेगा, तो ये बनेगा रूट ऑफ 16 इंटू 1.2 इंटू 1.2. तो यहां पे लिखेंगे बेटा 16 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो ये हमारा आंसर बनेगा. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.80 atm. तो ये बनेगा आपका पार्शियल प्रेशर. तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट्स 4.80 atm. तो ये पार्शियल प्रेशर किसका होगा, CO का. अगर CO का पार्शियल प्रेशर 4.80 atm होगा तो विच मींस के वाटर का भी जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी कितना होगा, दैट वुड बी 4.80 atm. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे हम ये भी पढ़ाते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट इज दिस, कि अगर Kc का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1000 तब उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट करते हैं और रिएक्टेंट्स. और ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमें ये नहीं ढूंढना, हमें कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अगर Kc का वैल्यू होगा लेस देन 10⁻³ हमारे टेक्स्ट में ये लिखा है कि अगर Kc का वैल्यू होगा लेस देन 10⁻³ तब रिएक्शन हार्डली ऑकर्स, रिएक्शन होती नहीं जैसे. तो उस टाइम पे रिएक्टेंट्स डोमिनेट करते हैं और प्रोडक्ट्स, ये बात भी सही लिखी है. अब इसी को दोबारा लिखा है, Kc इज लेस देन 10⁻³ प्रोडक्ट्स प्रेडोमिनेट, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये गलत स्टेटमेंट है इसका, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ये इसका आंसर होगा. अभी इसमें और देख लेते हैं. इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ से लेकर 10⁻+3, अगर Kc का ये रेंज होगा तब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स होते हैं एट इक्विलिब्रियम दे आर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली दे आर सेम. तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, अप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका C बनेगा. तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन. What is the pH at equivalence point in the titration of 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar NaOH? K of acetic acid हमें दिया है
1.8 इंटू 10⁻⁵। तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच निकालना। अब इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब न्यूट्रलाइजेशन कब कंप्लीट होगा, अब जरा उस रिएक्शन को देखें। मैं इस क्वेश्चन का रिएक्शन लिख लेता हूं। अगर हम लेंगे CH3COH, हमने क्या बेटा CH3COH, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ। तो इफ वी टेक CH3COH और हमने ले लिया बेटा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम एस्टेट बनेगा, CH3CO बनेगा सोडियम एस्टेट, और उसके अलावा वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखिए बेटा, ये रिएक्शन जो है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, विच मींस अगर ये रिएक्शन करेंगे आपस में, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। अब हमें क्या दिया है, पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इसकी मोलैरिटी हमें दी है, मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 मोल। तो ये जो मोलैरिटी दी है वो दी है 0.1 मोल के बराबर, इसकी मोलैरिटी भी कितनी दी है, 0.1 मोलर के बराबर, विच मींस इनके मोल्स जो होंगे, मोल्स इनके, इसके मोल्स और इसके मोल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहां पे होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये भी अलग ही रहेगा, ये भी अलग ही रहेगा, तब इन दोनों में से कोई भी रिएक्टेंट एसिड बेस में से बचेगा ही नहीं, तब यहां पे साल्ट बनेगा। साल्ट कौन है, CH3CON। सर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, वो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम अभी देखेंगे। आपको क्या दिया, व्हाट इज द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर। तो जब इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो भी बनेगा बेटा 0.1 मोलर। अब हमें निकालना है पीएच। अब पीएच कैसे निकालेंगे, ना तो एसिड बच गया, ना तो बेस बच गया, ना ही इसमें बफर सोल्यूशन बनने के कोई चांसेस है। तो अगर बफर नहीं बनेगा तब हम पीएच कैसे निकालेंगे, हम पीएच निकालेंगे इसका बाय साल्ट हाइड्रोलिसिस। पीएच निकालेंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस से। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है, पीएच कैसे निकालेंगे, ये जो सोडियम एस्टेट इट इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट होगा। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट होगा, उसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो पीएच वाला फॉर्मूला जो होगा, पीएच वुड बी इक्वल टू 7 प्लस फिर क्या आएगा 1/2 ऑफ, उसके बाद लिखेंगे पीके प्लस लिखेंगे log C। तो ये हमारा बनेगा फॉर्मूला। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 ऑफ पीके, तब ब्रैकेट नहीं लिखेंगे आप, 1/2 ऑफ पीके प्लस 1/2 ऑफ log C, फॉर्मूला इज अगेन सेम। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, पीएच किसके बराबर आएगा, पीएच इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, पीएच ही निकालना है। तो पीएच कितना आएगा 7 प्लस 1/2 ऑफ पीके का वैल्यू कितना लेंगे हम, अगर के का वैल्यू होगा 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो तब याद रखना कि जो पीके होगा, पीके निकलेगा बराबर 4.74। अब जरा अपनी नोटबुक्स पे चेक करने ले, आपकी जो नोटबुक्स होते हैं उसमें ये वैल्यू अक्सर लिखा होता है कि अगर के का वैल्यू इतना होगा, के बी का वैल्यू कितना होगा, तब पीके का वैल्यू जो होगा वो होगा 4.74। सो जबानी याद रखेंगे आप, तो 4.74 प्लस करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है साल्ट का, 0.1। 0.1 क्या बनेगा, log ऑफ 10⁻⁻1, log ऑफ 10⁻⁻1। अब इसका pH निकालेंगे तो pH कितना आएगा, 7 प्लस 1/2 ऑफ 7 प्लस 1/2 ऑफ 4.74, 10⁻⁻1 आएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो pH जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 8.8 के अराउंड आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसका pH आएगा। अब हमें आंसर कैसे दिया है, हमें दिया है कि pH कितना होगा, 7 होगा, नहीं होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, नहीं सर 8 से ज्यादा होगा। अब कितना होगा, बिटवीन 8 एंड 9, हाँ 8 और 9 के बीच में जरूर होगा क्योंकि 8.8 है, तो थर्ड ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। अमोनियम कार्बोनेट जो है उसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक है। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट। इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिक है और इसका pH जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 7। अब ऐसा क्यों होगा, क्या करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो हमें क्वेश्चन में ऐसा डिटेल दिया हुआ है। अब आप रखिए बेटा याद, ये एक्चुअल में वीक बेस है और वीक एसिड साल्ट है। वीक बेस होगा NH4OH और जो इसका वीक एसिड होगा वो होगा H2CO3। अब इस बेस का अपना Kb वैल्यू होता है और इस एसिड का अपना Ka वैल्यू होता है। अगर आप इस वाली सिचुएशन में देखोगे, ये एक वीक एसिड वीक बेस साल्ट है, बट इस वाले साल्ट में याद रखना जो Kb का वैल्यू होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा देन Ka वैल्यू ऑफ H2CO3। तो इसलिए जो साल्ट होगा इसका pH जो निकलेगा ग्रेटर देन 7 आएगा, तो सोल्यूशन हैज टू बी बेसिक। तो ये तो स्टेटमेंट तो सही लिखा है, ये बेसिक होगा। दूसरा क्या लिखा है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर आपको ऐसे ही साल्ट होगा वीक एसिड और वीक बेस का, तब उसमें क्या होगा, उसका जो एसिड के बेसिक नेचर होगा वो डिपेंड्स ऑन K एंड Kb वैल्यू ऑफ द एसिड एंड द बेस फॉर्मिंग इट। क्या वो K और Kb वैल्यू एसिड पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कौन सा, एसिड के बेसिक नेचर। एसिड के बेसिक नेचर का मतलब है बेटा यहाँ पे कि अगर हम pH निकालेंगे इसका, अगर मैं इस साल्ट का pH निकालूंगा क्योंकि वीक एसिड वीक बेस साल्ट है, तो pH कितना आएगा 7 प्लस 1/2 ऑफ, आपको फॉर्मूला याद होगा pKa माइनस pKb।
ये फॉर्मूला बनेगा पीएच का। अब इसका एसिडिक नेचर निकलेगा, बेसिक नेचर, क्या वो के और केबी वैल्यू पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा। वही लिखा है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन के एंड केबी वैल्यू ऑफ द एसिड एंड द बेस फॉर्मिंग इट। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला तो नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फोर्थ आएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्वेश्चन में आपको दिया 100 ml ऑफ pH 6, 100 ml ऑफ pH 6 एसिडिक सॉल्यूशन है, इज डाइल्यूटेड टू 1000 ml। तो डाइल्यूशन फार्मूला लगेगा, तो ये वाला जो वॉल्यूम बनेगा इस वॉल्यूम को हम लिखेंगे बेटा V1, ठीक है। तो यहाँ पे जो pH है ना 6, आपको pH पता होना चाहिए। अगर आपको pH से निकालना है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है बराबर 10 रेज पावर माइनस pH। तो अगर अब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे वो कितना आएगा? 10 रेज पावर माइनस 6 आएगा वो। अब ये जो 10 रेज पावर माइनस 6 कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपको H पॉजिटिव का, ये याद रखेंगे, इट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस नॉर्मेलिटी को आप N1 यहाँ पे मान के चलोगे। तो pH अगर 6 है तो N1 का वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 6, ये मान के चलेंगे। इस डाइल्यूटेड टू 1000 ml, तो इसका जो V2 है, V2 जो बनेगा वो बनेगा 1000 ml, V2 इज 1000 ml। तो क्यों ना हम ऐसा करेंगे, हम निकालेंगे बेटा N2 का वैल्यू, फाइनल नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो फाइनल नॉर्मेलिटी से हम फिर pH निकालेंगे। अब फाइनल नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगा? हम लिखेंगे N1 V1 किसके बराबर होगा? N2 V2 के बराबर। तो हमें N2 पहले चाहिए, सो N2 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? दैट्स इक्वल टू N1 V1 अपॉन V2। तो N2 का वैल्यू जो होगा, N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6। V1 का वैल्यू कितना है? दैट्स इक्वल टू 100, और डिवाइड करेंगे हम किससे? डिवाइड करेंगे 1000 से, विच इज इक्वल टू V2। तो 2 0 कटेंगे, ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 7। तो फाइनल नॉर्मेलिटी जो बनेगी वो बनेगी कितना? 10 टू द पावर माइनस 7। अब अगर फाइनल नॉर्मेलिटी 10 टू द पावर माइनस 7 है, इसका मतलब है कि जो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन वो बराबर है 10 रेज़ पावर माइनस 7 के। लेकिन आप बेटा याद ये दिला दो, अगर H पॉजिटिव या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर माइनस 7, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वाटर से जो OH या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो भी लेना पड़ता है। तो अगर मैं इसमें निकालूंगा H पॉजिटिव नेट, वो तो आएगा एक तो कॉन्सेंट्रेशन जो किससे मिलेगा, जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपना होगा H पॉजिटिव का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? H पॉजिटिव ऑफ एसिड कितना होगा, प्लस करेंगे हम बेटा H पॉजिटिव ऑफ वाटर। सर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करना है? अदरवाइज अगर मैं इससे pH निकालूंगा तो इसका pH 7 आएगा। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन, इसका pH 7 हो नहीं सकता, इट हैज टू बी लेस देन 7। तो अगर लेस देन 7 होगा वो कैसे निकालेंगे हम? तो H पॉजिटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है? 10 रेज़ पावर माइनस 7, और इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा वो भी होगा, वाटर से आने वाला H प्लस भी कितना होगा? 10 रेज़ पावर माइनस 7। तो ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7, ये हमारा बनेगा फाइनल H पॉजिटिव। तो अगर मैं pH निकालूंगा, pH आएगा बराबर माइनस लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस, वो बनेगा log 2 माइनस 7, log 2 माइनस 7। तो pH का वैल्यू जो आएगा, pH इज इक्वल आएगा माइनस log 2 माइनस 7 कितना होगा बेटा? 0.3 माइनस 7, विच इज इक्वल टू pH इज इक्वल टू वो कितना आएगा बेटा? 6.7 के बराबर आएगा pH। तो pH का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? 6.7 के बराबर। अगर pH 6.7 के बराबर है तो ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, हमें लिखा है pH विल इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली बाय, तो pH बढ़ेगा। पहले कितना pH था, इसका जो इनिशियल pH था दैट वाज 6, अब जो pH बन गया वो कितना बन गया? 6.7। तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीज हो गया? इंक्रीमेंट होगा कितना? 0.7 का। तो pH विल इंक्रीज बाय यूनिट ऑफ 0.7। इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा और आप जल्दी में आंसर निकालेंगे, जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो आप यहीं पे pH निकालोगे 7, आपको लगेगा pH 6 से 7 हो गया, और आपका जो आंसर बन सकता है गलती करने से वो 1 यूनिट आ सकता है। मेक श्योर कि ऐसे इसका आंसर नहीं निकालना है, वाटर का H पॉजिटिव आपको जरूर लेना पड़े। चलिए बेटा, 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH, 20 ml हमने लिए किसके? 0.2 मोलर NaOH इज एडेड टू 50 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COH। एसिड बेस रिएक्शन होगा, सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा इसका एसिड बेस रिएक्शन का। अब देखिए बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एसिटिक एसिड हमें लेना है, CH3COH है एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? सर सोडियम एस्टेट बनेगा, CH3CONA सोडियम एस्टेट बनेगा और वाटर बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप देखिए बेटा क्या रिएक्शन, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड है, कोएफिशिएंट 1 और कोएफिशिएंट आएगा 1। अब जरा देख लेते हैं बेटा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको याद रखना, ये वीक एसिड कंपोनेंट है, और ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस कंपोनेंट है, और ये क्या बनेगा? साल्ट। कौन सा साल्ट बनेगा बेटा? ये साल्ट है, लेकिन किसका साल्ट है? साल्ट बनेगा ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। नजर रखिए बेटा क्या, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। अब मैं पहले इसको लूंगा, पहले इसके देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नजर रखा,
ये कितने ml है 20 ml और मोलारिटी कितनी है 0.2। तो अगर मैं इसके निकालूंगा मिलीमोल कितने होंगे, मैं निकालूंगा मिलीमोल, इसके मिलीमोल कितने आएंगे H पॉजिटिव के, जो एसिटिक एसिड है इसके मिलीमोल कितने आएंगे बेटा, मिलीमोल निकालेंगे, मिलीमोल किसके बराबर होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो बता मोलारिटी कितना है बेटा 0.2 और ml कितना है 20, तो आंसर आएगा 10, आंसर आएगा 10 मिलीमोल। तो अगर मैं इसका NI लूंगा, इनिशियल मिलीमोल कितने होंगे, तो इसका आंसर है 10। अब NaOH का भी आपको दिया है 50 ml ऑफ 0.2, तो इसके भी मिलीमोल निकालेंगे, इसके मिलीमोल कितने होंगे सर, वो भी आएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो बताए मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 0.2 इंटू कितना करेंगे बेटा 50। आई थिंक क्या हमने ठीक किया नहीं क्या बेटा, तो 20 इंटू 0.2, तो ये बनेगा 20 इंटू 0.2 वैल्यू कितना होगा बेटा, दैट्स इक्वल टू 40/10, 40/10 इज 4। दोबारा देखिए बेटा क्या हमने ये किसका, अच्छा ये पहले NaOH का दिया, पहले NaOH का दिया, वेट बेटा मैं इसको ये करूँगा बेटा, ये वाला वैल्यू जो है हमारा, ये वाला वैल्यू यहाँ पे बेटा, ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू हमारा NaOH का दिया, इसके ml दिए हैं 20 और इसका जो ये दिया ना मोलारिटी वो है 0.2, तो 20 इंटू 0.2 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, मैंने जल्दी में कर लिया, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे जो NaOH के मिलीमोल है वो है 4, NaOH के मिलीमोल जो है वो है 4। अब जाए यहाँ पे बेटा, अब ये वाला जो एसिटिक एसिड है इसके कितने मिलीमोल है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 50, तो ये बनेगा 2/10, 10 कटेगा तो वो बनेगा 5 इंटू 2 बनेगा 10, तो इसके 10 मिलीमोल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 मिलीमोल। अब इनिशियली कितना होगा, अगर ये 10 मिलीमोल है, ये 4 मिलीमोल है, ये कितने होंगे 0 और ये भी कितने होंगे 0। अब देखो बेटा जब इक्विलिब्रियम होगा, जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के समय क्या होगा, ये इसका बनेगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसके मिलीमोल कम है, ये बनेगा एक्सेस रिएजेंट। तो बता इसके 4 मिलीमोल इसके 4 के साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 6 बचेंगे, ये कितना बचेगा 0, और ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 6 मिलीमोल। अब आप देखो बेटा, अब हम किस सिचुएशन पे पहुंच गए, अब देखिए इस सोल्यूशन में ER बच रहा है, एसिटिक एसिड बच रहा है, और इसमें बन रहा है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तब जो ये वाले दो होंगे, ये वाले दो होंगे, ये मिला के बना लेंगे कौन सा बफर बेटा, ये बनेगा एसिडिक बफर, ये बनेगा बेटा कौन सा बफर, एसिडिक बफर बनेगा। तो यहाँ पे एसिडिक बफर बन रहा है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH माइनस pK। अब आपको एसिडिक बफर का फॉर्मूला पता होगा, एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ साल्ट बाय एसिड, प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड किससे कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा आप देखो बेटा हमें क्या निकालना है, pH माइनस pK, तो pK यहाँ आएगा, pH माइनस pK जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, दैट्स इक्वल टू लॉग ऑफ। अब बताओ बेटा एसिड का, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, साल्ट है 6, साल्ट है बेटा 6, साल्ट कहाँ 6 बनेगा बेटा, 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, मेक श्योर कि यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है बेटा, यहाँ 4 बनेगा क्योंकि LR ही डिसाइड करेगा ना, LR ही डिसाइड करेगा, तो 4 बनेगा। तो लॉग ऑफ साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो होगा 4। अब बोलेंगे सर 4 क्यों होगा, इसको तो वॉल्यूम भी डिवाइड होगा, कर लो वॉल्यूम भी डिवाइड, एसिड के मोल है 6 और वॉल्यूम होगा V और V कटेगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि बफर सॉल्यूशन का जो pH होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, उसका डाइल्यूशन से जो pH होता है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम टर्म लास्ट में कैंसिल होगा। तो ये बनेगा log ऑफ 4/6 which is equal to log of 2/3, log of 2/3, this should be the answer. Check in the options if we have this option log of 2/3, yes पहला ऑप्शन जो है log of 2/3 that will become the answer। चलिए which of the following will produce a basic buffer solution when mixed in equal volumes, इनमें से कौन बनाएगा बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए क्या कंडीशन है कि जो आपका वीक बेस होगा उसके जो मिल इक्विवेलेंट्स होने चाहिए या इक्विवेलेंट्स होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। बेसिक बफर बनाने का कंडीशन ये है कि अगर आप एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं तो पहला कंडीशन है कि बेस वीक होना चाहिए, नंबर सेकंड उस बेस के जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो ज्यादा होने चाहिए देन द एसिड विथ व्हिच इट इज रिएक्टिंग। तो वो चीज आप समझिए। पहला कंडीशन क्या दिया, पहले कंडीशन में दिया 0.1 मोल पर लीटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल पर लीटर HCl। यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में कोई भी बेसिक बफर पॉसिबल नहीं है। देखिए बेटा 0.05 मोल पर लीटर ऑफ NaOH एंड 0.1 मोल ऑफ डेसीमीटर क्यूब, इसके जो मिल इक्विवेलेंट होंगे NH4OH के वो कम है 0.05 मोल, इसके मोल ज्यादा है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के मिली मोल ज्यादा होंगे या मिल इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे या मोल ज्यादा होंगे, इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि सबका n फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे भी बेसिक बफर नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए 0.1 मोल पर लीटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.05 मोल पर लीटर HCl, यहाँ पे जो इस बेस के इक्विवेलेंट होंगे वो इक्विवेलेंट जो होंगे वो ज्यादा होंगे और इसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, कम। जब ये इसके इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, इसके इक्विवेलेंट कम है, तो ये वीक बेस
बचेगा, फिर साल्ट भी बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बेसिक बफर, थर्ड वाले ऑप्शन में बेसिक बफर बनेगा। फोर्थ वाले में क्या होगा, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे एसिटिक एसिड, वहां पे NaOH, यहाँ पे बेसिक बफर नहीं बनेगा, थर्ड ऑप्शन में सिर्फ बेसिक बफर बनेगा। असर्शन रीजन दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, बिल्कुल सही लिखा है। क्यों सर, ये दो कंपोनेंट्स NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का साल्ट है, HCl का साल्ट है, इसमें ये वाला HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इनका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा एसिडिक, बात सही है। उसके बाद अमोनियम आयंस रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H3O+, ये बात भी सही है कि जो अमोनियम आयन होता है, अमोनियम आयन NH4+ जो होगा, ये वाटर के साथ कंबाइन होके अमोनियम आयन क्या लिखा बेटा, रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस H3O+, तो अमोनियम आयन जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें से OH निकाल देगा, OH निकाल के क्या बनाएगा, NH4OH, और यहाँ से H+ निकलेगा, और H+ आपको पता है, H+ वाटर के साथ कंबाइन होकर कोऑर्डिनेशन करके H3O+ बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और वो बात सही लिखे है। तो असर्शन जो है वो भी ठीक लिखा है, रीजन भी ठीक लिखा है, और ऐसा क्यों है कि एसिडिक है, क्योंकि अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके H+ बना लेगा, which exists in the form of H3O+, तो दोनों करेक्ट है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, फर्स्ट पार्ट है। बफर सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड, उसका pK वैल्यू आपको दिया 5, हैविंग कंसंट्रेशन 1.5 मोलर एंड सोडियम एसिटेट हैविंग कंसंट्रेशन 0.5 मोलर, व्हाट इज द नंबर ऑफ OH- आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो आपको एक बफर सोल्यूशन दिया जो बना है किसका, एसिटिक एसिड का, तो उसका pK वैल्यू आपको कितना दिया, 5। जरा अब ये समझिए कि अगर pK का वैल्यू 5 होगा, pK इज इक्वल टू 5, बताओ देयरफॉर K किसके बराबर होगा, सर K होगा 10⁻⁻⁵, K होगा 10⁻⁵, ये तो पहली बात। अब इसी एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड भी हमें दिया हुआ, CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 1.5 मोलर, वो भी हमें दिया हुआ है। एंड सोडियम एसिटेट हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम एसिटेट में से बफर होगा तो इसमें एसिटेट आयन होगा, CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो है 0.15 मोलर, तो ये बनेगा कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द नंबर ऑफ OH- आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हमें नंबर ऑफ OH- आयंस निकालना है। हम निकालेंगे कैसे, जो एसिटिक एसिड होगा, ये सारा डिटेल एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, तो एसिटिक एसिड का अगर डिसोसिएशन होगा तो कैसे लिखेंगे इसका डिसोसिएशन, CH3CO जब टूटेगा तो क्या क्या बना लेगा, CH3CO- और बनेगा बेटा H+। अब हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, K किसके बराबर आएगा, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन इंटू कर लेंगे H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइड कर लेंगे किसका, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, CH3COH। अब K का वैल्यू हमें निकाला है 10⁻⁵, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, एसिटिक एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो H+ का आंसर आएगा, तो K वैल्यू रख लेंगे 10⁻⁵, इट्स इक्वल टू एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.15 इंटू कर लेंगे बेटा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइड कर लेंगे एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 1.5। यहां से अब H+ सॉल्व करते जाओ तो H+ का जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ये आएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा तो देयरफॉर OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, OH- कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है, 14, याद है आपको बेटा, 10⁻⁴। देखो बेटा क्या है, H+ और OH- का जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁴। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴, तो OH जो होगा वो होगा 10⁻10 मोल पर लीटर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, 10⁻⁴ होगा। तो अब देखिए आप क्या, अगर 10⁻10 मोल है तो मैं लिखूंगा 10⁻10 Na पर लीटर। अब देखिए इसका आंसर बनना चाहिए, तो ऑप्शंस में देखिए आप कौन सा आंसर आएगा, वही लिखा है ना क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ OH- आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर मींस पर लीटर, तो इसका आंसर आएगा 10⁻10 Na, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। Select true false among the following. Silver chloride is less soluble. Silver chloride जो होता है AgCl sparingly soluble होता है, it is less soluble in concentrated sodium chloride solution. बात सही है, तो अगर मैं AgCl डालूंगा NaCl के सोल्यूशन में, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उससे AgCl का DOD जो होगा वो कम हो जाएगा एंड बिकम्स लेस सॉल्युबल, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद द pH ऑफ ए बफर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये बात भी सही लिखी है, और ये बेसिक डेफिनेशन है बफर सॉल्यूशंस का।
थर्ड पार्ट देखिए बेटा, एडिशन ऑफ NH4Cl डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NH4OH। NH4OH का अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है, अगर आप इसमें ऐड करोगे NH4Cl जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक में ऐड करूंगा उससे क्या होगा, एडिशन ऑफ NH4 डज नॉट अफेक्ट द पीएच, उससे क्या होगा, जो NH4OH का पीएच होगा उसमें चेंज नहीं आएगा, बट देयर इज ए चेंज। क्यों? NH4Cl जो होगा वो इसमें करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि इसमें भी NH4 है, इसमें भी NH4 है, ये वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसमें कॉमन आयन होगा, तो ये कॉमन आयन इसमें बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, उसकी वजह से OH कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। OH चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से पीएच चेंज होगा। ये स्टेटमेंट ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स है। उसके बाद देखिए हमारा आंसर यहां तक तो नहीं आएगा, ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये फॉल्स होगा। TTF देखिए कहां पे है, पहले ऑप्शन में है TTF, और लास्ट वाले दो ऑप्शन चेक करते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम एसिड सॉल्यूशन। अगर आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालोगे अमोनियम एसिड सॉल्यूशन का, तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा वो किस पे बराबर नहीं, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम एसिड पे डिपेंड नहीं करेगा। और उसका रीजन क्या, कि इसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा H दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ KH। अदरवाइज अगर आपको याद होगा, अगर एक कंपोनेंट वीक होगा तो हम क्या लिखते हैं, दोनों वीक, यहाँ पे दोनों वीक होंगे, क्योंकि अमोनियम एसिड जो होता है इसमें एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा। लेकिन अगर एक ही वीक होता तो हम लिखते हैं रूट ऑफ KH/C, कॉन्सेंट्रेशन वहां पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखा है। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, दोबारा सोचो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसमें ट्रू आएगा। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगा, ट्रू, उसके बाद फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये आएगा इसका आंसर। देख सवाल देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में साल्ट दिया है, लिस्ट 2 में आपको निकालना है टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पे +1 चार्ज, कार्बोनेट पे -2 चार्ज। सोडियम जो आएगा वो आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं। कार्बोनेट जो आएगा वो आएगा H2CO3 विच इज अ वीक कंपोनेंट। और हाइड्रोलिसिस में आप याद रखना उसी कंपोनेंट का हाइड्रोलिसिस होता है जो वीक कंपोनेंट से आता होगा, जैसे वीक एसिड से आने वाला कंपोनेंट या वीक बेस से आने वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ पे ए में होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो ए का आंसर आएगा क्यों। ऑप्शन में पहले देखो ए का आंसर क्यों, तो ये वाले एलिमिनेट हो गए दो, तो ए में क्यों आएगा। उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 सल्फेट -2। कॉपर आएगा किससे, कॉपर हाइड्रोक्साइड से, जो वीक कंपोनेंट है उसका हाइड्रोलिसिस होगा। सल्फेट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो बी का जो होगा वो होगा R, बी का R आएगा, तो बी को आएगा R, तो बी को हम R लिखेंगे। तो अभी थर्ड ऑप्शन लग रहा है, अभी आगे देखते हैं, और बी को R आएगा। KCl, पोटेशियम आएगा KOH से, Cl आएगा HCl से, दोनों आते हैं स्ट्रॉन्ग से, दोनों में किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो इसका आंसर है नो हाइड्रोलिसिस, तो इसका आना चाहिए S, C का आएगा S, सही बात है। डाइमीथाइल अमोनियम एसिटेट, डाइमीथाइल अमाइन, इट्स अ वीक बेस, और उसके अलावा अमोनियम एसिटेट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी तो वीक है, तो इसमें दोनों हाइड्रोलिसिस होंगे, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस आएगा, तो डी को आएगा P, दैट्स ऑप्शन थर्ड शुड बी करेक्ट आंसर। Which graph correctly depicts the effect of addition of H2 at equilibrium in the following reaction? ये रिएक्शन आपको दिया हुआ बेटा, रिएक्शन देखो, ये हैबल्स प्रोसेस नहीं है, इट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे हम कौन सा चीज ऐड कर रहे हैं बेटा, H2 हम ऐड कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे जब आप H2 ऐड करोगे तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब इन चार ग्राफ्स में देखो बेटा, H2 और H2, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है H2 का, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जब आप H2 ऐड करेंगे एट इक्विलिब्रियम तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, इस रिएक्शन में हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब देखो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है। अब आप देखिए सेकंड पार्ट तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे उससे बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोबारा रिएक्शन करेगा ना। जैसे आपने हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन को रिएक्शन करना है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन पहले इक्विलिब्रियम पे है, उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा डिक्रीज हो ही होगा। तो जब आप और रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसके साथ और रिएक्शन करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन और कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, गलत आंसर है। यहाँ पे ये तो आंसर ही नहीं है, यहाँ पे N2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी ठीक है, ये इंक्रीज और फिर डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये सही है। थर्ड ऑप्शन सीम्स करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, N2 इज कांस्टेंट, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है बेटा, ये याद रखें।
चलिए लिखिए, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज। आपको ये इक्विलिब्रियम दिया और आपको किसका रिलेशनशिप निकालना है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप आपको निकालना है। A माइनस आपको दिया है, A माइनस क्या है सर, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगर ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, एनायन कहां से आया होगा सर, ये एसिड से आया होगा। एसिड से एक तो H प्लस आएगा, एक तो एनायन आएगा, तो सर ये एनायन होगा जो एसिड से आएगा। अगर ये एनायन एसिड से आएगा तो किस वाले एसिड से आएगा सर, ये वीक एसिड से आएगा। सो इट इज एनायन ऑफ वीक एसिड, या आप ऐसे बोलोगे इट इज कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड। ये कंजुगेट बेस है किसका बेटा, वीक एसिड का। तो अगर ये कंजुगेट है बेस है वीक एसिड, तो वीक एसिड वाले कंपोनेंट का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप कैसे निकालते हैं, अल्फा। अल्फा आपको याद होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KH/C, रूट ऑफ KH/C के बराबर, तो अल्फा आएगा बराबर रूट ऑफ KH के बदले लिखेंगे आप KW डिवाइड बाई KA इंटू C। अब अल्फा लिखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपने अगर क्लास में पढ़ा होगा, आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, या तो अल्फा पढ़ा होगा आपने, या तो H पढ़ा होगा आपने। H ऐसे लिखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इट्स इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। सीधे फॉर्मूला बेसिस सवाल है, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू C। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रखें। कॉन्सेप्ट ये है सर, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है सर, हाँ एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गया। अब एनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर हो गया तो एनायन कहाँ से होगा, क्या एसिड से आएगा, बेस से सर, एनायन एसिड से आएगा क्योंकि H पॉजिटिव साल्ट लेके, H पॉजिटिव वाटर लेके जाएगा। तो एनायन जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो तो एसिड से आएगा। तो इसमें इसका मतलब है इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। या आप ऐसे बोलेंगे सर एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा तो वीक एसिड होना जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस उसी कंपोनेंट का होता है जो वीक से आता है, तो वीक एसिड होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये बने। चलिए बेटा, चलिए ये तो हो गया अब इनऑर्गेनिक में। बोरेक्स इन इट्स क्रिस्टल पोजेस, जो बोरेक्स होता है उसके क्रिस्टल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। बोरेक्स का फॉर्मूला बेटा ऐसे याद रखोगे, BO5, उसके बाद लिख लेना ऐसे OH4। बोरेक्स का फॉर्मूला ऐसे याद रखना। आप ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने पी ब्लॉक अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी नहीं होगा अभी आज तक, तो इंशाल्लाह आप ट्यून रहना। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसका एक वीडियो लेके आऊंगा पूरे पी ब्लॉक का, जो नीट 2026 में सिलेबस में होगा, वो सारी चीजें जो है वो मैं उसमें ऐड करूंगा। तो मैं एक चैप्टर ऐसा जरूर लाऊंगा जिसमें मैं सारा पी ब्लॉक एक ही चैप्टर में सारा कवर करूंगा, सारा NCERT सब कुछ जो भी आपको चाहिए, एवरीथिंग। तो उसके लिए आप थोड़ा सा लेकिन वेट जरूर करेंगे। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर बनाया पी ब्लॉक पे, वो मेरे अपनी चैनल पे है, इसके वाले चैनल पे अभी नहीं है वो, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो वहां से आप पता कर सकते हैं उस चैनल के उस ना वीडियो के बारे में, इनकेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं अभी। लेकिन अगर आप सारा पढ़ना चाहते हैं तो आई विल इंशाल्लाह, प्लान है कि मैं उसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो बोरेक्स है ऐसे इसका फॉर्मूला लिखा जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे बनाएगा, बोरॉन, यहां से भी एक बोरॉन, यहां से भी एक बोरॉन ले लिया और यहां से भी एक बोरॉन ले लिया। हर एक बोरॉन के बीच में एक लिंक है ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बीच में याद रखना, बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे होगा दो बोरॉन के बीच में। यहाँ पे एक OH होगा, यहाँ पे एक OH होगा, और यहाँ पे भी एक OH होगा, और यहाँ भी एक OH ही प्रेजेंट है। अब आप बेटा याद रखें जरा, ये देखिए बेटा, इसमें जो बोरॉन एटम्स है, ये वाला भी एक बोरॉन है, ये भी एक बोरॉन है, ये भी एक बोरॉन है, और ये भी बोरॉन है। इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से, ये बनेगा ना बेटा sp2, क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी क्या बनेगा sp2, ये क्या बनेगा sp3। सर क्यों, इसे 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 एंड 4। इससे भी कितने बनाए हैं, 4, ये भी बनेगा sp3। तो 2 है इसमें sp2 और 2 क्या है sp3। उसके हिसाब से क्या आंसर बनेगा, 2 टेट्राहेड्रल एंड 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, बिल्कुल नहीं। इसमें 2 ट्राइगोनल प्लेनर है, 2 टेट्राहेड्रल है, 2 टेट्राहेड्रल एंड 2 प्लेनर ट्रायंगुलर यूनिट्स, ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन 3 टेट्राहेड्रल गलत लिखा है, ऑल टेट्राहेड्रल वो भी गलत लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन है, मैंने पढ़ाया हुआ उस लेक्चर में, अच्छे से देखेंगे आप, तो एक देख लेंगे, एक बार आ जाएगा सवाल। क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में क्या स्टेटमेंट्स है। तो मैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है। ऐसे बोरान होगा बेटा, ऐसे। इस बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन है, ऐसे 3 हाइड्रोजन 1 2 एंड 3। इस बोरान के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये भी एक हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये 2 BH3 है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाएगी, इन दो के बीच में एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे एडिशनल बॉन्डिंग, इन दो के बीच में एक एडिशनल बॉन्डिंग हो जाएगी। तब ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यूजुअली, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है, मैं इस बॉन्ड को थोड़ा हाईलाइट करके बता दूंगा आपको कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या तो इसको कहेंगे आप बनाना बॉन्ड।
तो इसमें बनाना बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, पहले आप इस बात को समझ लेना। ये वाला हाइड्रोजन जो बीच में, इसको कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, इसको भी कहते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन। बट ये वाले हाइड्रोजन जो है इनको कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं ये ऐसे एक प्लेन में होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक, हो गए 4। अब जो ब्रिजिंग वाले होते हैं एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो याद रखना ऐसे। अब देखो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये है उस स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा हो। पहला स्टेटमेंट, बोरॉन इज अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइजर। ये बात सही है कि जो बोरॉन होगा ये कंप्लीटली sp3 तो नहीं होता लेकिन अप्रोक्सीमेटली sp3 होता है, और ये स्टेटमेंट माना जाएगा सही, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। BHB बॉन्ड एंगल इज 180। बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 180। ऐसी बात नहीं है, ये 180 नहीं होता है, या बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन ये 97 के अराउंड होता है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये गलत स्टेटमेंट लिखा है। देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स, 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स फॉर ईच बोरॉन। जो बोरॉन है ना इसके पास 2 टर्मिनल BH बॉन्ड्स होते हैं, हाँ होते हैं। इसके पास भी 2 टर्मिनल है, इसके पास भी 2 टर्मिनल है, करेक्ट ऑप्शन है। देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। इस पूरे BH में जो बॉन्डिंग B2H6, ये डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6, इसमें टोटल जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 12 है। अब है 12 या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। देखो बोरॉन जो होता है ना इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरॉन के भी पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे बोरॉन के पास भी कितने होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट बोरॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्डिंग में वो 3 ही यूज करेगा। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, और इसके भी हो गए 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, वो तो बनेंगे 6, 3 + 3 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। और उसके अलावा हाइड्रोजन 6 में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आंसर आएगा 12। तो इसमें 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, देयर आर 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इज, इनमें से कौन सा है करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो देखिए कौन सा सेट है। पहले जो BeCl2 है इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे आप। BeCl2 जो होता है BeCl2 दो चीजें आते हैं, एक तो ये वेपर फेज में आता है, वेपर फेज में, और दूसरा ये आएगा बेटा सॉलिड स्टेट। एक तो वेपर फेज, दूसरा सॉलिड स्टेट। अगर BeCl2 वेपर फेज में होगा तो याद रखना इट इज अ डाइमर, ये बनेगा डाइमर। लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर। अगर ये पॉलीमर होगा इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा, आपकी टेक्स्ट बुक जो पार्ट है, हालांकि आजकल के बच्चों ने वो पढ़ा नहीं होगा लेकिन होता है टेक्स्ट बुक में लिख के, तो याद रखना अगर ये पॉलीमर फॉर्म में होगा तब ये सॉलिड फॉर्म में होगा। आपको सॉलिड फॉर्म में दैट इज अ पॉलीमर, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। Al2Cl6 आपने पढ़ा है AlCl3, लेकिन ये है उसका डाइमर Al2Cl6। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। तो ये क्लोरीन एटम्स होंगे ऐसे, क्लोरीन एटम्स होंगे ऐसे। लेकिन हाँ अगर ये AlCl3 होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बट अगर ये ऐसे है तो तभी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इफ इट्स अ डाइमर। क्यों सर, ये जो एल्यूमिनियम होगा इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इस एल्यूमिनियम पे भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, डोनेट कर लेता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, डोनेट करेगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा। इट्स नेवर एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। तो याद रखना इट इज अ डाइमर, Al2Cl6 जो होता है इट्स अ डाइमर एंड नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। BH2 आपको पता है कि बेरिलियम है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है ऐसे, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, 2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और AlH3 जो होता है इट इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। तो इसमें ऑप्शन आएगा 2nd और 4th। अब देखिए 2nd और 4th कहाँ पे लिखा, 3rd एंड 4th कहाँ पे लिखा है, 3rd ऑप्शन में लिखा है 3rd एंड 4th। तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। The dehydration of malonic acid CH3CO with concentrated sulfuric acid gives। तो अगर आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, मेलोनिक एसिड का मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन सब ऑक्साइड। इस कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ से भी डबल बॉन्ड C, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन सब ऑक्साइड इसमें बनेगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होता है तो वहां से पढ़ लेना। समटाइम्स P4O10 भी यूज करते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, उससे भी प्रोडक्ट बनेगा। Which of the following halides does not hydrolyze at room temperature? इनमें से कौन सा ऐसा हैलाइड होगा जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। हाइड्रोलाइज कौन वाले कंपाउंड्स नहीं होते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, या तो बॉन्ड्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने चाहिए तब हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। दूसरा, या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम में प्रेजेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि वाटर जब हाइड्रोलाइसिस करेगा तो उसको वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब अगर वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट डी है ही नहीं, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। या तो ऐसा होना चाहिए कि जिस कंपाउंड का आप हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं
वो कंपाउंड जो होना चाहिए वो स्टीरिकली हिंडर्ड होना चाहिए, उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, तब हाइड्रोलिसिस वाटर अप्रोच नहीं कर पाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपका आंसर जो है वो डी वैकेंट डी ऑर्बिटल से बन ही जाएगा। अब देखो इनमें से किसके सेंट्रल एटम में वैकेंट डी होता है, यहाँ भी वैकेंट डी होता है, यहाँ भी वैकेंट डी होता है, यहाँ भी वैकेंट डी होता है, लेकिन CCl4 में जो कार्बन होता है उसमें वैकेंट डी नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इसमें लिखूंगा मैं नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन। जो सेंट्रल एटम होगा उसमें कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। या हाइड्रोलिसिस वाला टॉपिक भी जो होगा हो सकता है नीट एग्जाम में पूछा जाए, इसको भी मैं पी ब्लॉक में इंशाल्लाह कवर जरूर करूंगा, तो आप उसके लिए वेट करना। चले बेटा, नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, कहां से नाइट्रोजन गैस निकलेगा? देखो आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा ये अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट जब टूटता है, जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो इसमें N2 गैस और वाटर बन जाता है। ये आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पढ़ा होगा, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसके बाद लिखा है सोडियम Na_N3 का डिकम्पोजिशन कराओगे तो N2 बनेगा और उसके अलावा बनेगा सोडियम मेटल। तो यहाँ भी अमोनियम नाइट्रोजन निकलेगा, यहाँ भी नाइट्रोजन। और उसके बाद लिखा है अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 होल ट्वाइस और SO4 क्रोमेट है ये Cr2O7। अब इसका अगर आप डिकम्पोजिशन कराओगे तो आंसर सीधा है, तो N2 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा Cr2O3 और वाटर मिल जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे N2 मिल रहा है, तो आंसर आएगा हर एक से N2 निकलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैलकुलेट XY एंड Z फॉर H3PO4 ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है H3PO4, फॉस्फोरस बीच में होगा S डबल बॉन्ड O, यहाँ से सिंगल बॉन्ड O और H और एक सिंगल बॉन्ड O और H होगा। अब ऑक्सीजन 3 ही है तो एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा। हमें क्या पूछा है वो हम आंसर निकाल लेते। पूछा क्या, X फॉर वर X इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने लोन पेयर्स होंगे? सर फॉस्फोरस के पास खुद के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 सारे यूज के, कोई लोन पेयर नहीं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 यूज किए, 4 बचेंगे, तो 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स आएंगे, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर्स आएंगे। तो लोन पेयर्स जो होंगे, लोन पेयर X का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 6 प्लस। आगे बढ़ लेते हैं 6। अब Y क्या लिखा है? Y इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बॉन्ड 6 है प्लस। उसके बाद क्या लिखा है? Z इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक ही है तो 1 आएगा, वो आएगा 13 के बराबर। ऑप्शन में है 13, तो 13 हम इसका आंसर लिखेंगे, 13 आएगा आंसर। देखिए बेटा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन पेरोक्सिल लिंकेज। अब पेरोक्सिल लिंकेज क्या होता है वो सबको पता है बेटा, कि पेरोक्सिल लिंकेज में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे जो चार्ज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी -1, वो -1 होना चाहिए, तब हम उसको पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो पेरोक्साइड के लिए कंडीशन है कि 2 ऑक्सीजन एटम आपस में बॉन्डेड होंगे और दोनों ऑक्सीजन एटम पे जो चार्ज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकलना चाहिए, वो कितना निकलना चाहिए? -1। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम लेंगे 2F हमने ले लिया, अगर हम 2F लेंगे, इसका डाइमराइजेशन करेंगे तो डाइमराइजेशन से बनेगा N2O2, सॉरी O2F2 बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ये O2F2, सो इट इज O2F2। अगर ये O2F2 बन गया, O2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए। सर O2F2 जो होगा, फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता, इट इज ऑलवेज है टर्मिनल एटम, तो ऐसे O2F2 ऐसे बना लोगे। अब देखो बेटा O2F2 जो होगा, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो ये बनेगा +1, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ये बनेगा +1। अब देखिए क्या मैं इसको पेरोक्साइड बोल सकता हूं? नॉट ए पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। क्यों सर? क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन तो ऑलवेज हाइड्रोजन की तरह, फ्लोरीन इज ऑलवेज ए टर्मिनल एटम। अगर टर्मिनल एटम होगा तो बीच में ऑक्सीजन ही आने चाहिए, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होगा, 2 बॉन्ड्स बना लेगा, तो +1। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पहला ही आंसर आएगा, जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। चलिए, कंसिडर द ऑक्सो एसिड्स HClON। तो आपके पास ऑक्सो एसिड सीरीज है HClON, मतलब N ऑक्सीजन का वैल्यू या तो 1 होगा, 2 3 4, तो 3 4 तक ही होगा, 1 2 3 4। हियर N इज द नंबर, N इज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ऑक्सो एसिड्स इज, इनका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा पहले पढ़ लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड्स इंक्रीज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। अगर आप N का वैल्यू बढ़ाओगे 1 2 3 4, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड जो है वो बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि N का वैल्यू बढ़ाने से उसमें रेजोनेंस बढ़ जाएगी। जब ये H पॉजिटिव दे देगा ना, उसमें जो कंजुगेट बेस बचेगा, उसमें जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उतना रेजोनेंस ज्यादा होगा, उतना कंजुगेट बेस स्टेबल ज्यादा होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीज विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। ये बात तो सही है कि इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है वो इंक्रीज होता है अगर आप N का वैल्यू डिक्रीज करोगे। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो HClO का होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, फिर होगा HClO2,
ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर HClO3 ऐसे बनेगा, इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर सही है। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ N। अगर आप ऑक्सो एसिड्स की थर्मल स्टेबिलिटी देखोगे वो कम हो जाएगी अगर आप N का वैल्यू बढ़ाओगे। ये बात गलत लिखी है, देखो क्यों। अगर मैं N का वैल्यू बढ़ाऊंगा, N का वैल्यू बढ़ा ले, मैंने ऑक्सीजन एटम ज्यादा ले लिया, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो N का वैल्यू बढ़ाने से थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो एक्चुअल में इंक्रीज हो जाएगी, और इससे लिखा है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। और उसके बाद लिखा है ClO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ N। वो बात भी सही है, जितना N का वैल्यू कम हो जाएगा उतना Cl और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर वो भी कम होगा। तो इससे इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा, बिकॉज इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स, द हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आर। आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दिया हुआ और कौन दिया, हीट ऑफ फ्यूजन भी ऑफ वाटर। ये वैल्यूज आपको दोनों दिए हैं। उसके बाद लिखा है द रेशियो डेल एस वेपराइजेशन एंड डेल एस फ्यूजन का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं लूंगा डेल एस कौन सा लेंगे बेटा, डेल एस वेपराइजेशन ऊपर लिखा है और डिवाइड करेंगे इसको डेल एस फ्यूजन लिखा है, डेल एस फ्यूजन। अब डेल एस वेपराइजेशन किसके बराबर होगा, आपको पता है, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में कौन सा टेम्परेचर लेना होता है, बॉइलिंग पॉइंट लेंगे हम। तो मैं लिखूंगा T, यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बताए डिवाइड क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और डिवाइड करेंगे कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा बेटा ले लो आप, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वही दिया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 540, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका दिया है बेटा, वाटर का, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर वो है 373। तो डिवाइड क्या कर लेंगे हम, 80 डिवाइड बाई 273। इसी का रेशो आप निकालोगे, दैट वुड बी इक्वल टू अराउंड 5 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.94 जो होगा वो उसका रेशो बनेगा। आपको सिंपल में रेशो निकालना था, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी आपको पता है, ds इज इक्वल टू dq/t, या ये तो आपको पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे ऐसे, रेशो निकालोगे, आंसर वुड बी 4.94। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको एडियाबैटिक प्रोसेस दिया है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट चेंज नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ये आंसर 4। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी नहीं होता, ये वाला आंसर आएगा। आइसोथर्मल चेंज किसको बोलते हैं, आइसोथर्मल चेंज उसको बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके बाद पाथ फंक्शन कौन होता है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। और du इज इक्वल टू क्यू, लेकिन कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, ए को आंसर आएगा 4, ए को आंसर आएगा 4, पहला ही ऑप्शन बनेगा आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें बाकी में ए में ही गलत लिखा है, एक में ही ए में सही लिखा है, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आंसर बनेगा। चलिए लिखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट है पढ़ लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय अ सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों, डेल यू किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद दिला दीजिए, इट इज Q प्लस W, होगा कि नहीं। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क जो होगा वो 0 के बराबर होगा, वर्क इज इक्वल टू 0, नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, वर्क इज इक्वल टू 0। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर कैसे हो सकता है, वो तो 0 होगा। तो हीट एब्जॉर्ब किसके बराबर होगा, तो डेल यू जो होगा, डेल यू का वैल्यू जो आएगा, डेल यू इज इक्वल टू वो आएगा Q हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है, शायद हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट, तो ये वाला इनकरेक्ट है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट इसमें क्या लिखा है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भैया क्या लिखा है, ऐसे ही कुछ भी ऑप्शन दे दिया, ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा है, ऑप्शन ही गलत है, पता नहीं क्या लिखा है। इसको लिखना था डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या डी इज इक्वल टू DQ प्लस W ऐसे लिखना था, तो तब बनता हो। तो इसमें ऑप्शन ही गलत है ये वाला, लेकिन करेक्ट आंसर ये बनेगा इसका। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो हीट एब्जॉर्ब 0 होगा। तो लेकिन इसका जो आंसर बनेगा वो पहला ही बनेगा, वही गलत स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस कामा करके लिखा है, नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, सही बात। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा इट इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा क्योंकि डेल जी उसका पॉजिटिव बनेगा। मे बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर करोगे कम एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस 0, बिल्कुल सही है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट फंक्शन 0, चाहे डेल यू हो, डेल एच हो, डेल एस हो, कुछ भी हो, चेंज इन द
वैल्यू ऑफ ए स्टेट फंक्शन दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 0. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये बात भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. वॉल्यूम कम कर दिया तो स्पेसिफिक हीट का क्या होगा? आप बताओ आंसर क्या होगा स्पेसिफिक हीट का. अगर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, व्हाट विल हैपन टू द स्पेसिफिक हीट? बताइए बेटा, स्पेसिफिक हीट इज इट इंटेंसिव और इज इट एक्सटेंसिव? सर स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव इन नेचर. तो अगर ये इंटेंसिव है क्या ही फर्क पड़ेगा? अब वॉल्यूम बढ़ाओ या वॉल्यूम कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा. ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, अगर आप ब्यूटेन का 1 मोल का कंबशन करोगे तो 2658 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, इतनी एनर्जी निकल जाएगी. द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर अबव चेंज, इसका थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या बनेगा? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हेन इट्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या वाटर वेपर फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा? सर कंबशन करेंगे, वाटर वुड बी इन द लिक्विड फेज, वेपर फेज में नहीं बनेगा, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड फेज में होगा. यहां भी लिक्विड लिखा हुआ है, यहां भी लिक्विड लिखा हुआ है, यहां भी लिक्विड लिखा हुआ है, यहां गैसेस लिखा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं है. पढ़िए आ गया पहला ऑप्शन. सर हमें 1 मोल का आंसर चाहिए, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन. सर यहाँ पे जो आंसर दिया है वो दिया 2 मोल ऑफ ब्यूटेन का 2658, ये 2 मोल है, यहाँ पे लिखा है 2658. सर ये इसका आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन C6H4 प्लस, सर यहाँ पे वैल्यू ही गलत दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा. C4H10 गैशियस प्लस 13/2O2 गैशियस, 4 टाइम्स CO2 एंड 5 टाइम्स वाटर लिक्विड. अब चेक करिए दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट. कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, ऑक्सीजन जो होंगे यहाँ से 13 है, यहाँ से कितने हैं 8 एंड 5 13. थर्ड पार्ट आएगा इसका करेक्ट आंसर. चलिए फॉर द रिएक्शन ट्वाइस सीएल, एरो ऊपर क्यों गया है? एरो तो ऐसे जाना चाहिए था, एरो ऐसे जाना था. ट्वाइस सीएल गैसेस गिव्स Cl2 गैसेस. देखो इसका मतलब क्या बेटा रिएक्शन का? रिएक्शन का मतलब यह है कि 2 Cl एटम्स हैं, क्लोरीन एटम्स आपने लिए हैं, Cl और Cl, ये आपस में कंबाइन होकर बना रहे हैं Cl2 बना रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं Cl2 बना रहे हैं. ये रिएक्शन है. यहां अगर इसका 1 मोल होगा, इसका 1 मोल होगा, यहां 1 मोल होगा, तो ये कितने मोल कंबाइन हो रहे हैं? सर ये 2 मोल ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन ये बना रहे हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब मोल्स इसमें क्या हो रहे हैं? सर मोल्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो डेल आर एस क्या होगा? वो तो नेगेटिव होगा. डेल आर एस विल बी लेस देन 0. सर पहला कंडीशन तो यह. दूसरा कंडीशन, क्या इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है? सर इसमें तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 2 Cl मिल रहे हैं और Cl2 बना रहे हैं, Cl2 के बीच में एक बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड जो होगा वो फॉर्मेशन में आ जाएगा. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड. तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो सर इसका डेल आर जो होगा वो भी होगा लेस देन 0. इट वुड बी नेगेटिव. सेकंड ऑप्शन इफ देयर इज एन ऑप्शन, उसको टिक मारो. डेल आर एच होगा लेस देन 0, डेल आर एस भी होगा लेस देन 0. एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो रही है. इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ Li+ एंड Cl- सर हाइड्रेशन एनर्जीज आपको Li+ का दिया है, Cl- का दिया है. इफ लिट्स एनर्जी ऑफ LiCl इज -840, मतलब जब LiCl बनेगा तब उसका 1 मोल जब बनेगा तब एनर्जी जो रिलीज होगी वो की -840 किलोजूल पर मोल. हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ LiCl इज, बिल्कुल सिंपल है, एक नॉर्मल सा आंसर है कि एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लिट्स एनर्जी. तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन चाहे हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका चाहे, Li का भी और Cl का. कितना दिया? -499 प्लस करेंगे क्या? -382. अब मुझे बताइए हो गया ये, प्लस करेंगे लिट्स एनर्जी. सर लिट्स एनर्जी अगर प्लस करेंगे क्या साइन माइनस लेंगे या प्लस लेंगे? अब आप सोचो, आपने जब LiCl बना लिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ LiCl एनर्जी वुड बी रिलीज्ड, लिट्स एनर्जी. लेकिन जब इसी को सॉल्यूशन में डालोगे तो LiCl को टूटना पड़ेगा. जब ये टूटेगा उस टाइम एनर्जी लगेगी, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्बर, तो इसका साइन अब माइनस नहीं आएगा. यहां पे लिखा है इफ लिट्स एनर्जी ऑफ LiCl इज -80, मतलब एनर्जी रिलीज हो गई. लेकिन जब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे एनर्जी कहां रिलीज होगी? इट विल बी एब्जॉर्ब. तो क्योंकि LiCl जो होगा वो टूटेगा, तो LiCl जब टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इससे प्लस आएगा यहाँ पे साइन 840. कर लो बेटा इसको सॉल्व, अब खुद कर लो सॉल्व. कितना आएगा? सर ये 840 है, 4 3 हो गए 700, कुछ कम ही वैल्यू निकलेगा. प्लस आएगा या माइनस आएगा, थोड़ा सोच लो बेटा. माइनस आ जाएगा, आई थिंक माइनस आ जाएगा. देखो ये हो गया 500, 882, 881, 881 माइनस और प्लस हो जाएगा 842. इसका डिफरेंस आएगा नेगेटिव, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4.
20 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 25 किलो कैलोरी, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन वुड बी। अरे मीथेन का कंबशन करवाना, रिएक्शन लिख लेते हैं। मीथेन का कंबशन करवाएंगे तो CH4 जो होगा वो ट्वाइस O2 के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा। ये रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसमें मीथेन के कितने ग्राम यूज हो रहे हैं? 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल है। तो अब आप सोचो आपको क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर आप मीथेन के 2 ग्राम लेंगे तो 2 ग्राम से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? सर 2 ग्राम से जो एनर्जी मिल रही है वो है 25 किलो कैलोरी, दैट इज 25 किलो कैलोरी। तो 2 ग्राम से 25 किलो कैलोरी। हमें क्या निकालना है? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। व्हाट डू यू मीन हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन? कि अगर 1 मोल इसका कंबशन करेगा तब रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो 2 ग्राम से कितना मिल रहा है? 25। तो 16 ग्राम से कितना मिलेगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। सो हम लिखेंगे 8 × 25। अब सर 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 से 16 जाने में भी हमने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 × 25 विच इज इक्वल टू 200। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, अब सर रिलीज होगी क्योंकि कंबशन हो रहा है तो साइन आएगा नेगेटिव, तो -200 आएगा। ए बनेगा इसका आंसर। When 1 mole of anhydrous ferrous sulfate is dissolved in excess of water, there is elution of 58.2 kilojoule of heat. But when 1 mole of HCl is dissolved in water, heat energy change is this calculated enthalpy of hydration of anhydrous copper sulfate. चलो बेटा, इसके लिए आपको पहले अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपने पढ़ा होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से, तब आपको ये वाला सवाल जल्दी आ जाएगा। और क्या क्या सवाल पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ। When 1 mole of FeSO4 is dissolved in excess of water, मैंने FeSO4 ले लिया, याद रखना बेटा, FeSO4 को वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया तो बनेगा क्या? याद रखना इसका इक्वेशन, ये बनेगा FeSO4 5 टाइम्स वाटर। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट एक सवाल तो पूछते हैं, सर आप हमें बताइए आपने कैसे लिख दिया इसको कि ये 58.2 किलो जूल है या नहीं है, क्योंकि लिखा है वहाँ पे इल्यूशन लिखा है, रिलीज हो रहा है। सर ये 5 कहाँ से आ गया? 5 जब आप आयरन सल्फेट को पानी में डालते हैं तो उसमें आपको यहीं से लिखा है when 1 mole of anhydrous is dissolved in excess of water there is illusion of this much of heat energy, तो तब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा FeSO4 5 टाइम्स वाटर। और ये आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है नोटबुक पे, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ थिंग देन द नॉलेज काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, डेलेच आएगा इतना। अब दूसरा क्या लिखा है? बट व्हेन 1 मोल ऑफ FeSO4 5 टाइम्स वाटर, अगर मैं इसी का 1 मोल लूंगा इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब आप सोचिए, अगर मैं FeSO4 लूंगा, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में लूंगा 5 टाइम्स वाटर, इसको पानी में डाल देंगे तो ये अलग हो जाएगा, FeSO4 प्लस लिखेंगे 5 टाइम्स H2O। तो इसका जो ΔH होगा, ΔH वो किसके बराबर लिखा है? द हीट चेंज इज +8.6, तो हीट चेंज है +8.6 किलो जूल। हमें क्या चाहिए? हमें लिखा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट करवाना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस FeSO4। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, टारगेट इक्वेशन होगा FeSO4 + 5 टाइम्स H2O, वो देना चाहिए FeSO4 एसिड 5 टाइम्स H2O। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन पर हम कैसे पहुंचेंगे? इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। हमें ये वाला जो FeSO4 और 5 टाइम्स वाटर ये हमें चाहिए लेफ्ट साइड में, और ये जो FeSO4 5 टाइम्स वाटर ये चाहे राइट साइड में। तो मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा। जब रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करके क्या होगा? जब इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, पहला इक्वेशन ऐसा ही रखेंगे, फिर रिवर्सल इक्वेशन को इसके साथ ऐड करेंगे और ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहली इक्वेशन का जो ΔH है वो कितना है? -58.2। दूसरी इक्वेशन का ΔH बनेगा फिर -8.6 बनेगा, तो वो आएगा 886 और ये बनेगा 66.8। नेगेटिव साइन के साथ ऑप्शन में चेक करो, अगर है -66.8 किलो जूल नेगेटिव के साथ। मेक श्योर कि बेटा सर हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो ΔH का साइन जो होगा वो फ्लिप करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन गया तो नेगेटिव वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, आंसर हमारा आएगा -66.8। चलिए, कार्बन इज इन द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन का सवाल है। कार्बन सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है? CH4 में -4 सबसे लोवेस्ट तो ये है, छोड़िए अभी। अब कार्बन का है ही सबसे लोवेस्ट -4, तो -4 ही, कोई बोथ ऑप्शन है ही नहीं। CCl4 में आएगा +4 सबसे हाईएस्ट है, CF4 में आएगा +4 वो भी सबसे हाईएस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी आएगा +4, तो सबसे लोवेस्ट पूछा है, दैट्स -470। Arrange the oxides of nitrogen in increasing order of oxidation state of nitrogen atom from +1 to +5। तो हमें नाइट्रोजन का अरेंजमेंट बनाना है। एंड नाइट्रोजन का कितना आएगा यहाँ पे? सर ये आएगा +1 क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है। जरा यहाँ देखो नाइट्रोजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2, नाइट्रोजन का कितना आएगा? +3 आएगा कि नहीं? अब ये 2 जो होगा, अब आप सोचिए बेटा, ये NO2 जो लिखा है, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो नाइट्रोजन का आएगा +4। सर ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर
है, अभी तक तो है, अभी तक तो है। सर लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे आएगा +2, नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर, +1 के बाद होना चाहे तो +2। तो आप ऑप्शन में देखेंगे पहले N2O कहाँ पे है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N2, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि पहले NO लिखा है, +2 वाला। N2O5 में होगा ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये यहाँ पे पहले लिखा है। हमें ढूंढना है कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये बनेगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। चेक कर लो खुद, सर ये +1 बनेगा, ये +2 बनेगा, ये +3 बनेगा, ये +4 बनेगा, ये +5 बनेगा, ये आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। What will be the balanced equation acidic medium of the following reaction? वाह क्या मजेदार रिएक्शन है कि इसका एसिडिक मीडियम में क्या बैलेंसिंग बनेगा, बैलेंसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, नजर रखो बेटा। इसका बैलेंसिंग के लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। Cr2O7, इस पे चार्ज रखा हमने -2, कौन सा आयन दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया। सल्फर डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या बन रहा है SO4-2। सर क्या कर लेंगे, पहले इसका एन फैक्टर निकालेंगे। इसका एन फैक्टर जो होगा इस रिएक्शन में वो होगा 6 के बराबर, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, या ये +6 है, +6 से कहाँ जा रहा है +3, बट ये 2 क्रोमियम है तो एन फैक्टर बनेगा 6। अब इसका भी एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर कितना बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4 से कहाँ जा रहा है +6, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, का एन फैक्टर आएगा 2। सर अब हम क्या कर लेंगे, सर ये अगर एन फैक्टर 6 है, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है 6, तो यहाँ पे लूज हो रहे हैं 2। सर क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 3 मल्टीप्लाई उठ के यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा इक्वेशन Cr2O7, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके दूंगा, मे भी किसी स्टूडेंट ने इसको इस पैटर्न में किया होगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। क्या दिखाएंगे, नजर रखो बेटा। सर ये 2 1 और 2 3 और 6 हो गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे Cr2O7 -2 और प्लस क्या करेंगे सर 3 टाइम्स लिखेंगे SO2, ये आंसर फिर भी सेम आएगा। अब यहाँ पे आएंगे 2 Cr+3, अब सल्फर कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा +3 टाइम्स SO4-2। आगे बेटा यहाँ तक। अब आप देखिए ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन यहाँ से 7 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर 4 और 3 हो गया, 4 × 3 हो गया 12। अगर 12 ऑक्सीजन है, यहाँ से 7 है, तो कितनों की कमी है 5 की। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन तो पहले से ही है, पहले से बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4 × 3 हो गया 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं पहले 3 × 2 6 और 7 कितने हो गए, इसको पढ़ लेते हैं बेटा, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, तो अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की कमी है बेटा 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन की कमी है, तो 6 वाटर लगा देंगे। 6 वाटर का मतलब है 6 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ से ऐड करेंगे 6H+, बस यही इसका बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा बैलेंस इक्वेशन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में जो दिया होगा Cr2O7 3 टाइम्स SO2, Cr2O7 -2 3 टाइम्स SO2 गैसेस गिव्स +2H+, कौन सा वाला H+, ऑक्सीजन की कमी कहाँ से है, 3 × 2 हो गया 6, 3 × 4 हो गया 12, तो H+ यहाँ से है, H+ यहाँ से, H+ यहाँ से है। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ बेटा, हाँ मैं तो एक गलत चीज़ कर रहा हूँ। 12 यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से मैं गलत कर रहा हूँ। नज़र रखो बेटा, क्या है देख लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में गलत करा, 3 × 4 हो गया 12, यहाँ पे कितने हो गए 3 × 2 हो गया 6, और ये कितने हो गए 7 हो गए 13, तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे एक वाटर आ जाएगा, H2O आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 H आ गए, तो यहाँ पे आएंगे 2H+1, ये बनेगा बेटा इसका बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए आप बैलेंस इक्वेशन क्या है, Cr2O7 -2 + 3 टाइम्स SO2 + 2 टाइम्स H+1 से 2 टाइम्स H+ आएगा, +2 Cr3 + 3 टाइम्स SO4 -2 + H2O लिक्विड, H2O एक आएगा। पहला ही ऑप्शन इसका बनेगा करेक्ट आंसर। इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कि किसका क्या हो गया, देख लेते हैं। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ब्रोमीन देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। ब्रोमीन 0 से -1 जा रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ब्रोमीन 0 से +1 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, तो ब्रोमीन अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन। इनको आपको फिल करना है, फिल कैसे करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर दिया। ऑक्सीजन का -2 होता है इन ऑल कंपाउंड्स, चलिए लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का हर एक कंपाउंड में -2 नहीं होता है। आपको फिल क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। यहाँ पे लिखा है ना बेटा फर्स्ट
आपको बताना है कि इस फर्स्ट की जगह क्या आएगा, सेकंड यहाँ पे लिखा है, सेकंड की जगह क्या आएगा, थर्ड की जगह फोर्थ। तो फर्स्ट क्या लिखा है, इन H2O2, मतलब फर्स्ट का मतलब है कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 क्योंकि ये पेरोक्साइड है। तो अब आप देखिए पेरोक्साइड -1 कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, इन दो में से कोई आएगा, तो -1 आ गया। सेकंड प्लेस पे डिस्टिंग्विश कर लेंगे। सेकंड में OF2, ऑक्सीजन का OF2 में होता है +2, तो +2 जो है वो यहाँ पे लिखा है, ये बनेगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं -1 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स, -1 फॉर थर्ड, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन भी लिखा है कि फ्लोरीन जो होगा उसके साथ ये माइनस दिखाएगा। फ्लोरीन के साथ कोई भी कंपाउंड है जिनको ऑक्सीफ्लोराइड्स कहते हैं, तो उनके साथ ये -1 दिखा दो, फ्लोरीन याद रखना। तो वैसे सॉल्व करोगे सारे हो जाएंगे बेटा। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको निकालना है पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है सर, C6H12O6। इसका रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो 6 टाइम्स O2 आएगा, क्या बनेगा बेटा 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स H2O। तो अगर मैं इसका निकालूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन में कराऊंगा, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है -400, तो मैं लिखूंगा 6 टाइम्स -400 प्लस क्या करूंगा 6 टाइम्स -300 क्योंकि वाटर का भी लेना है, और फिर माइनस करना है किसका, ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्योंकि स्टेबल स्टेट में है तो 0 होगा। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया ग्लूकोज का -1300, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस और यहाँ पे लिखूंगा -1300। ठीक है बेटा, तो ये सारे माइनस ही बनेंगे, तो इनकी क्या बने टोटल में कितने बनेंगे 1800 और 1300। दोबारा देखो क्या हमने सही कर लिया, ये माइनस से माइनस वो बनेगा प्लस, लेकिन तो ये हो गए 24 और 18 और उसमें से कटेगा तो 2900 आएगा -2900। बट ये जो आंसर आएगा ये पर मोल आएगा, लेकिन हमें पर मोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पर ग्राम। पर ग्राम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 180 से, तो फिर आएगा जो आपका आंसर आएगा वो वही लिखा है कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, किलो जूल आंसर ही बनेगा किलो जूल। तो अगर आप 2900 को 180 से डिवाइड करो 290/18 तो ये आएगा ऑलमोस्ट -16 कह रहा हूँ 16.11, जो कि ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करना बेटा। पर ग्राम का मतलब है आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल निकाला, उसको डिवाइड किया मोलर मास से, तो आपको पर ग्राम आंसर आएगा, किलो जूल पर ग्राम आंसर आ जाएगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 bar टू फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 bar एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल। कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तो याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल एच बी 0 डेल यू बी 0 दोनों 0, डेल एच बी 0 और डेल यू बी क्या होगा 0। उसके अलावा आपको याद होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होगा वो के बराबर होगा कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट। प्रेशर जब टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, पीवी इज आल्सो कांस्टेंट, बॉइलर्स लॉ जिसको आप कहते हैं पीवी। तो डेल ई 0 होगा पहली बात क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एच भी 0 होगा, पीवी जो होगा पीवी इज कांस्टेंट एट टी, कांस्टेंट टी सही है। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, आप एक्सपेंशन करें, जब आप एक्सपेंशन करें एक्सपेंशन में गैस की एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो अगर एंट्रोपी बढ़ेगी डेल एच शुड बी ग्रेटर देन 0, इसने लिखा डेल एच इज लेस देन 0। ख्याल रखना इस बात। फॉर द प्रोसेस आपको ये प्रोसेस दिया एट वाटर लिक्विड कन्वर्ट होता है वाटर गैशियस में, ठीक है, यहाँ तक एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच मीन्स बॉइलिंग हो रहा है। तो अगर बॉइलिंग हो रहा है एट 1 atm प्रेशर, द करेक्ट चॉइसेस। बॉइलिंग जो होगा इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप याद रखेंगे कि जो डेल एस टोटल होता है वो होगा बराबर डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, और इन दोनों का वैल्यू जो होगा दैट्स इक्वल टू 0। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस टोटल इज इक्वल टू 0 एंड फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस टोटल होता है दैट इज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल एस कितना होगा टोटल, वो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये कम होगा ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा ये कम होगा। अब आप देखो इसमें कौन बढ़ रहा है, क्या इसमें डेल एस सिस्टम बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये लिक्विड से कहाँ जा रहा है गैशियस, लिक्विड से गैशियस जाएगा तो डेल एस सिस्टम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, डेल एस सिस्टम इंक्रीज। तो अगर डेल एस सिस्टम इंक्रीज होगा तो डेल एस सिस्टम का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और डेल एस सिस्टम का जो वैल्यू डेल एस सराउंडिंग का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा। तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 बनेगा, लेस देन 0 बनेगा। डेल एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल एस सिस्टम इज लेस देन 0, ये बनेगा इसका करेक्ट आंसर। बॉइलिंग कंडीशन वहीं से दिया, दैट्स व्हाई हमने ये अप्लाई कर लिया।
चलिए देखिए बेटा, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 32 ग्राम मिथेनॉल इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपको पता है कि जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं वो डू इट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई भी हीट एक्सचेंज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज जो होगा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो QV जो होता है इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो डेल यू के बराबर होगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो डायरेक्टली आंसर आता है हीट एक्सचेंज का वो डेल यू के बराबर आएगा। अब आप देखिए बेटा क्या, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर वाज डिटरमाइंड टू बी, इतनी एनर्जी जो हो रही है वो रिलीज होगी, याद रखना बॉम्ब कैलोरीमीटर में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल यू का जो वैल्यू होगा दैट्स इक्वल टू -470 किलो कैलोरी पर मोल एट 20। द वैल्यू ऑफ डेल यू फॉर द रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही आंसर ही है। तो डेल यू ऑफ रिएक्शन कितना होगा, डेल यू ऑफ रिएक्शन वही होगा बराबर -470, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम किसका आंसर निकालते हैं, डेल यू का। क्या हम डेल एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उसका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल NG/RT, क्योंकि रिएक्शन होगा ना इसमें कंबशन रिएक्शन होता है, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल NG/RT। अगर आपको डेल यू पता है आप डेल एच फिर बाद में निकाल सकते हैं। FeS gives Fe+3 और SO3. Equivalent weight of FeS in the change is equivalent weight of molecular weight of FeS plus M. अब बेटा इसको समझिए जरा, इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। सर ये +2 है, +2 स्टेट में। अब यहाँ कहाँ जा रहा है, +3 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है सर, 1 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इस SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना होगा, +6, तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है, +2 से कितना जा रहा है, +2 से कितना जा रहा है बेटा, +2 से +3, और दोबारा देखो बेटा सल्फर का ये आयरन मत होगा वहां से, तो सल्फर का यहाँ पे +6 है, लेकिन सल्फर का यहाँ पे -2 है, ये -2 से जा रहा है +6, तो इसमें चेंज कितना आ रहा है, 8, इसमें चेंज आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 8, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब उसका नेट जो n फैक्टर होगा इट इज इक्वल टू सम ऑफ दोज नंबर्स। तो मैं अगर इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 8 मान रहा हूँ, 1 + 8 = 9, तो इस रिएक्शन में जो FeS होगा इसका जो n फैक्टर होगा दैट्स इक्वल टू 9, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की भी वजह से भी हो रहा है, उस सल्फर की भी वजह से हो रहा है, तो इक्विवेलेंट मास जो आएगा मोलर मास बाय n फैक्टर विच इज इक्वल टू m/9 के बराबर आएगा। Regarding the compound CrO5, which are the following statements are correct? CrO5 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। CrO5 का याद रखेंगे, इट इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, पढ़ा आपने क्लास में, लिखा है नोटबुक पे, तो अच्छे से याद रखेंगे आप बेटा कि ये CrO5 है, ठीक है। तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। आपको लिखा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट और इनकरेक्ट है। पहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr +6, 6 बॉन्ड्स है तो +6 तो बनेगा ही, होगा ये +6। 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, हाँ ये वाले 2 और ये वाले 2 पेरोक्साइड फॉर्म है। -1 क्योंकि क्रोम में मेटल है तो इनका -1 आएगा, सही है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +10, जो गलत है, सी नहीं आएगा। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, नहीं 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड, तो ये भी गलत लिखा है, तो इसका आंसर आएगा A एंड B। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chemistry part would be number of moles of KMnO4 that would be needed to react with 2 mole of ferrous oxalate in acidic medium। अब इस सवाल में देखो क्या होता है बेटा, अक्सर स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, और क्यों करते हैं, एक रीजन की वजह से, वो रीजन में समझाऊंगा। आपको लिया है KMnO4 आपने ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होगा, FeC2O4। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो फेरस ऑक्सलेट होगा अगर एसिडिक मीडियम में होगा, इन एसिडिक मीडियम, तो Mn+2 बनेगा। सर एक तो Mn+2 बनेगा। अब इसमें जो आयरन है वो +2 में है, वो फेरस में है, वो फेरिक में कन्वर्ट होगा, और उसके अलावा इसमें जो कार्बन है वो +3 में है, वो +4 में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अब आप याद क्या रखेंगे, नजर रखिए आप क्या, एसिडिक मीडियम जो होगा तो Mn का जो n फैक्टर होगा वो होगा 5 के बराबर, Mn इज इक्वल टू 5। अब इसका जो n फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, थोड़ा समझ लो बेटा। ये आयरन कहां से चला गया, आयरन चला गया +2 से +3, आयरन गया +2 से +3, तो n फैक्टर 1 आएगा। कार्बन गया +3 से कहां, +4, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है। +3 से कहां गया ये, +4, लेकिन कितने कार्बन गए, 2, तो एक कार्बन में भी चेंज 1 है, दूसरे कार्बन में भी चेंज 1 है, टोटल में कितना चेंज है सर, आयरन का चेंज है 1, इंक्रीज है 1, कार्बन का जो इंक्रीज है वो 2 के बराबर आएगा, टोटल इंक्रीज कितना हो गया 3, तो इसका जो n फैक्टर होगा वो होगा 3 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को एक्चुअल में बैलेंस करना है। ये 5 है और ये 3 है, दीज आर ऑड कॉम्बिनेशन। अगर इवन होता तो कैंसिलेशन कर लेते, तो मैं 3 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरा जो रिएक्शन बनेगा 3 टाइम्स KMnO4 और क्या बनेगा बेटा 5 टाइम्स FeC2O4। अब देखो क्या है, इसके अगर 3 मोल होंगे, इसके अगर 3 मोल होंगे तो इसके होंगे कितने मोल बेटा, 5 मोल।
इसके 3 मोल इसके 5 मोल को कंप्लीटली रिएक्शन करेंगे, इसके 3 मोल इसके 5 मोल इसके 3 मोल को कंप्लीट रिएक्शन करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, KMnO4 के कितने मोल्स लगेंगे विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। फेरस ऑक्सीलेट के अगर 2 मोल होंगे, जरा बेटा देखो, अगर ये 5 मोल है, 5 मोल को कितने चाहिए, 3 मोल। सर अगर ये एक ही मोल होता, तो ये कितने चाहिए, 3/5 मोल। अब हमें 1 मोल का आंसर निकालना है 2 मोल का। सर अगर ये 2 मोल होंगे तो ये कितना लगेगा, 3/5 इंटू 2 मोल। 3/5 इंटू 2 मोल कितना हो गया, 6/5 मोल। तो अगर ये 2 मोल होंगे इसके लगेंगे 6/5 मोल। चेक इन द ऑप्शंस इफ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ 6/5, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ऐसे कि क्वेश्चंस अच्छे से आए और जल्दी आए और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आए। तो याद रखना कि जो पी ब्लॉक होगा उसका चैप्टर, उसका मैं डिस्कशन आगे जरूर करूंगा, सारा सिलेबस में लूंगा। इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आपको पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा अभी पता चले, इफ समबडी इज अपेयरिंग इनटू द टेस्ट, जब तक मैं वो वीडियो बना लूंगा उसका, तो आप मेरी चैनल पर आप चेक कर लेना, आप लिख लेना वसीम रसूल केमिस्ट्री, उसमें एक चैनल आएगा केमिकल नेम के, केमिकल मैन है उसमें लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करना, उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें नीट वन शॉट है, नीट वन शॉट के लास्ट वाला जो वीडियो है वो पी ब्लॉक का है, वो आप जरूर देख लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।